ना, मैं तो मेरी कह रही हूँ। मैं वो कर रही सर, ये फिजिक्स वाली प्रांशु मैम घर से ले रही है क्लासेस, तो फिर यहाँ पे इसमें नाम तो लिख रहा है। हाँ, क्योंकि ना फिजिक्स वाली मैम तो शादी हो गई उनकी तो। दीवाने रुक जा। है ख्वाबों में जो आए जाए, यार हम वही हैं, हम किसी को आसानी से मिलते ही नहीं हैं तेरे बिन। एक जने को बिठा लो, उनको बुला लो, मैडम को। दीवाने रुक जा, तेरा हमसे सामना है, आंखों से छूना छूना, हाथों से मिलना। ऐड कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ख्वाबों में जो आए जाए। सर उस पर डाल रहे हैं यूट्यूब पे क्लासेस। ख्वाबों में जो आए जाए, यार हम वही हैं। कर दिया स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ ऐड कर हो गए क्या कुछ बच्चे? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ऐसा कर लो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ या ना? हाँ या ना, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार चैट के थ्रू मुझे बताइए कि मेरी आवाज आप तक आ पा रही है या नहीं। आ रही है मैडम? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? एक बार चैट से बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक मेरा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन पर एंट्रोपी परिवर्तन। एक्चुअली हम स्टार्ट क्या करना चाह रहे हैं इसमें, मेन मेरा मतलब ये है कि मैं किसी पदार्थ को एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करूंगी। अभी फेज और स्टेट्स पे कंफ्यूज मत होइए, अभी जब नेक्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे तो हम फेज और स्टेजेस। एक मिनट। हाँ सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
आज 15 है ना आज। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। 8 से 10। ठीक है ठीक है। ठीक है सर ठीक है। तो आप आ नहीं रहे कॉलेज आज। ठीक है ओके सर। अभी तो मैं क्लास में, अभी तो आज तो 9 बजे हूँ, अब तो स्टार्ट कर दिया मैंने क्लास। ठीक है। ठीक है सर। हाँ अभी हाँ। ठीक है सर ठीक है। हाँ? कुछ नहीं हुआ, वो उसकी कह रहे हैं कि क्लासेस आज कल ऐसी चलेंगी, परसों से फर्स्ट ईयर की क्लास भी लगानी है। वो तो पता था मुझे, तो ये सर मुझे आके बता देते। फोन कर रहे हैं। अच्छा देखना, सुन तो नहीं लिया होगा। सुन लिया होगा। मैं बोल रही हूँ जो। कोई बात नहीं, चलिए। अब मैंने क्या बोला कि हमें फेजेस चेंज करनी होंगी, यानी कि मुझे एक फेज से सेकंड फेज में परिवर्तन करना होगा किसी पदार्थ का। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक तो ठोस अवस्था होती है, देखना बहुत अच्छे से समझाती हूँ इसको बहुत आसान तरीके से। एक तो सॉलिड होती है, एक होती है आपकी लिक्विड, और एक होती है आपकी गैस। गैस, गैसियस स्टेट जिसे बोलते हैं। जब सॉलिड से आप लिक्विड में बदलोगे किसी चीज को, सॉलिड से लिक्विड में बदलोगे, तो हम क्या करेंगे, इसके गलनांक पर, इसके गलनांक एक्चुअली पढ़ेंगे। गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान हो जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे थर्ड ईयर के अंदर। एक्चुअली क्या होता है, जिस पर, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमना प्रारंभ कर देगा, उसे कहते हैं गलना। क्या कह देते हैं, गलना कह देते हैं। गलनांक कहते हैं उस बिंदु को, उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या पिघलना प्रारंभ। मतलब ऐसे है कि पिघल रहा है पिघल रहा है पिघल रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर वो हल्का सा जमना प्रारंभ हो जाएगा। जिस पॉइंट पर, जिस ताप पर जमना प्रारंभ होता है, उसे किसी पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो अभी इस पर नहीं जाते हैं, गलनांक क्वथनांक हमारे इस बार नहीं है। हमारे जब थर्ड ईयर में चलेंगे तब हम आराम से पढ़ते हैं गलनांक क्वथनांक क्या होता है। तो देखना क्या होता है कि जब किसी सॉलिड से कोई पदार्थ लिक्विड में बदलता है, तो जैसे ही उसके गलनांक पर आप उसको ऊष्मा दोगे, गलनांक पर क्या दिया जाएगा, उस पदार्थ को ऊष्मा दी जाएगी। जिस जिस पॉइंट पर, यानी कि जिस गलनांक पर उसे ऊष्मा दी जाएगी, इसी गलनांक पर यानी कि इसी ताप पर ये तुरंत की तुरंत सॉलिड से किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लिक्विड में। ध्यान समझना मैंने क्या कहा है, कि जैसे कोई गलनांक लिया है मैंने, मेल्टिंग पॉइंट लिया है गलनांक। जैसे ही किसी गलनांक पर, जैसे ही किसी गलनांक पर ऊष्मा दोगे किसी पदार्थ को, जैसे को गलनांक स्टार्ट हुआ है, जैसे गलनांक मैं मानती हूँ, जैसे मेरा 20 केल्विन गलनांक है, 20 केल्विन गलनांक है। इस गलनांक पर मैंने इस पदार्थ को माना, ये पदार्थ है मेरा, इसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है, इसका गलनांक 20 केल्विन है। जैसे इस गलनांक पर, जैसे इस गलनांक पर बच्चों आप इसे क्या दोगे, ऊष्मा दोगे। क्या दोगे, ऊष्मा दोगे। तो इसी 20 केल्विन ताप पर, इसी 20 केल्विन ताप पर सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लिक्विड में। और जो ये ऊष्मा होती है ना, जिस ऊष्मा को आपने दिया है, जिस ऊष्मा पर ये गलनांक, ये पदार्थ द्रव से, ठोस से द्रव में बदला है, ये गलनांक, ये ऊष्मा मोलर की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे ये मेरे मेरे पास ये जैसे पानी है, पानी है, जैसे ही मैंने इसे फ्रिज पे रखा, किस पे रखा, फ्रिज में रखा, तो फ्रिज में रखते ही जिस पॉइंट पर ये जमना प्रारंभ होगा, वो पॉइंट नोट कर लिया आपने। उस पॉइंट पे जैसे जैसे जमना प्रारंभ हुआ, जमना, जैसे जमना प्रारंभ हुआ, तो उसे आपने फ्रीजर से बाहर निकाला, और बाहर निकाल के उसे ऊष्मा देना स्टार्ट किया। क्या किया, ऊष्मा। तो जो जम रहा था वो अब किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। अरे थोड़ी सी भी बर्फ जम गई मान लो,
ठोस बन गया। अब जैसे ही उसको बाहर निकाला और ठोस में को निकाल के उसको हीट दी, तो जैसे ही आप उसे हीट दोगे, जिस हीट पर, क्या कहा मैंने, जिस हीट पर ये ठोस द्रव में बदलेगा, जिस हीट पर ये ठोस द्रव में बदलेगा, वह ऊष्मा क्या कहलाती है? गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? गलन की गुप्त ऊष्मा। एंट्रोपी परिवर्तन से क्या होता है बच्चों? डेल्टा डीएस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब चूंकि मैं गलन की गुप्त ऊष्मा की बात कर रही हूं, तो मैंने इसे लिख दिया है बच्चों, चाहो डेल्टा एस कर दो, क्योंकि डेल्टा एस लेकर चल रही थी मैं। डेल्टा एस फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब यहाँ एफ फॉर, नोट्स में सब लिखा हुआ है, एफ फॉर फ्यूजन, इट मींस गलन। अब ये गलन की है तो ये भी तो ऊष्मा है। टी केल्विन ताप पर, टी केल्विन या टी परम ताप पर हमने जो ऊष्मा किसी पदार्थ को दी है, उसमें परिवर्तन क्या नाम कहलाता है? एंट्रोपी चेंज कहलाता है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? एच एफ अपॉन टी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एच एफ अपॉन टी। एक्चुअली डेल्टा आएगा, ध्यान रखना। और डेल्टा का कारण क्या है कि यहां से लेके यहां तक इस हीट में चेंज हुआ है। क्यू रिवर्सिबल में जो परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आया है? डेल्टा एस एफ, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने? डेल्टा एच एफ अपॉन टी। ये कहलाती है कौन सी? सॉलिड से लिक्विड प्रावस्था जो बदली है, इस पर ऊष्मा। अब बात करें अगला, लिक्विड से गैस पर, तो जरा मुझे बताओ, सेम डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। लिक्विड से गैस का मतलब क्या है कि आप इसे क्वथनांक दोगे, यानी कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे, या इसको साइंस की डेफिनेशन में पता है क्या कहते हैं? वह ताप जिस पर, ध्यान समझना, वह ताप जिस पर द्रव प्रावस्था, यानी कि उस पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ऐसा ताप क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं सिर्फ जिस पर उबलना प्रारंभ करे, जिस पर पिघलना प्रारंभ करे, जिस पर उबलना प्रारंभ करे, जिस पर पिघलना, ये मतलब है मेरा। अब मैंने बोला क्वथनांक है, तो क्या है? बिल्कुल सेम डेफिनेशन। जैसे ही इस पदार्थ के क्वथनांक पर आप इसे जो ऊष्मा दोगे, तो इसी ताप पर, यानी कि इसी क्वथनांक पर जो लिक्विड है वो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। और यह ऊष्मा, जो ये ऊष्मा होती है, ये कहलाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वेपराइजेशन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और अगर इसे फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा? डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। आया कि नहीं आया? डेल्टा एस बराबर, इसको मैंने लिख दिया है डेल्टा एच वी, वेपराइजेशन के लिए ले रही हूं, तो डेल्टा एच वी अपॉन टी। ठीक है, यहां से ये चीज समझ में आ गई। अब एक और बची है क्या? एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल में रूपांतरण पर जो परिवर्तन होगा, ये दोनों समझ में आए या नहीं आए? हाँ या ना, कि दोबारा बताना है? ये दोनों आए कि नहीं आए? एक बार बताओ मुझे चैट से, एक बार बताओ मुझे चैट से, चैट खोलो। अरे वो पीडीएफ तो भिजवा देंगे, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आ गए ये सारे चेंजेस? सारे चेंजेस आ गए? अच्छा, अब देखिए आगे की ओर चलें। गर्मी बहुत है। आगे देखो, दो तो पढ़ लिए, अब तीसरा देखना। एक क्रिस्टलीय प्रावस्था से, एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल में जैसे ही बदलोगे, यानी कि अपर रूप। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको थर्मोकेमिस्ट्री में हेस के अनुप्रयोग करवाए थे, तब मैंने वहां आपको संक्रमण ऊष्मा निकालना सिखाया था। मैंने क्या कहा था कि कोई एक क्रिस्टल की प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाई आपकी? क्या कहलाई आपकी? ट्रांजिशन एनर्जी कहलाई। अब देखना, मैडम 1 मिनट ऑफ करना क्लास।
आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जैसे आप क्रिस्टल के एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में चेंज करोगे तो आवश्यक ऊष्मा ट्रांजिशन एनर्जी कहलाती है। वही सेम है कि एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा किसके नाम से जानी जाती है? संक्रमण ऊष्मा के नाम से जानी जाती है। तो जरा एनर्जी को रिप्रेजेंट करना, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और यहां पे डेल्टा एस को क्या लिख दिया मैंने इस बार? डेल्टा एस टी, स्मॉल टी फॉर ट्रांजिशन, संक्रमण ऊष्मा, और बराबर क्या आएगा बच्चों? डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी। एक्चुअली इस क्यू को मैंने फॉर्म में बदल दिया है डेल्टा एच के में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं क्यू को डेल्टा एच के फॉर्म में चेंज कर पाऊंगी, कर सकती हूँ। इसीलिए इनको पढ़ते हैं भौतिक प्रावस्था में परिवर्तन पर एंट्रोपी चेंज, यानी कि एंट्रोपी किस प्रकार परिवर्तित होगी जब कोई चीज एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में परिवर्तित होगी। बच्चों आगे चलेंगे, क्लासियस असमानता इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी। क्लासियस असमानता बड़ा ही सरल और सिंपल है। अच्छा आप क्या पढ़ के आए हो? डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, मतलब क्या समझे आप? क्यू रिवर्सिबल की बात करें तो आर ई वी का मतलब पता है क्या है? आर ई वी का मतलब है उत्क्रमणीय, यानी कि मैंने बात किसकी की है? रिवर्सिबल की बात की है। किसकी बात की है? रिवर्सिबल की। इसके बारे में मैंने आपको जब ध्यान होगा, जब मैंने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बताए थे तब मैंने आपको बोला था कि ये आदर्श प्रक्रम होते हैं, ऐसे रियलिटी में संभव नहीं होते। क्या नहीं होते? रियलिटी में संभव नहीं होते। इसीलिए इसको अब देखते क्या करता है। तब इसने कहा कि तो फिर रिवर्सिबल नहीं होते तो प्रक्रम कैसे होते हैं? तब इन्होंने कहा रिवर्सिबल प्रक्रम ना होके सारे के सारे प्रक्रम इरिवर्सिबल होते हैं। यानी कि मैंने किसकी बात की है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात की है। तो मैंने क्या कहा है? इसका मतलब फिर तो ये होना चाहिए डेल्टा एस इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन यहां तो क्यू रिवर्सिबल के लिए तो इक्वल टू आ गया, क्यू रिवर्सिबल के लिए क्या आ गया? इक्वल टू आ गया। लेकिन जब कभी भी हम जब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए बात करेंगे तो हमेशा एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखो, पानी को जैसे ही आप पहाड़ से नीचे की ओर गिराते हो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, और दूसरी बात स्वतः प्रक्रम है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो ऑटो प्रोसेस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये पानी है, इसको मैंने यहाँ ऊपर से अभी इसकी एंट्रोपी आप देख रहे हो कम है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ऊपर से नीचे की ओर डालूंगी पानी को तो ये पूरी जमीन में फैलेगा। और आपको पता है कि एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, तो अब ये इक्वल टू का चिन्ह तो आ नहीं सकेगा। तो अब ये किसके लिए आएगा? ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा। और अगर ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा तो अब ये अब उत्क्रमणीय प्रक्रम तो रहे नहीं, अब ये हो गए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। सारे के सारे जितने हम ये पढ़ के आए हैं, सारे के सारे जितने भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो स्वतः प्रक्रम हैं। कैसे हैं? ऑटो प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को याद रखो, जिसमें मैंने कहा था कि समस्त अनुत्क्रमणीय प्रक्रम स्वतः होते हैं। ये क्या होंगे? स्वतः ही संपन्न होंगे। तो इसका मतलब अब इस नियम को स्वतः प्रवर्तिता के रूप में पढ़ा जाएगा। किसके रूप में? स्वतः प्रवर्तिता। तो अब स्वतः प्रवर्तिता के लिए चिन्ह क्या लगाएंगे? देखना, दोनों तरफ जरा मैं डिफरेंशियल कर रही हूं तो ये क्या हो जाएगा? डी एस बराबर डेल्टा क्यू। ये तो हो गया रिवर्सिबल के लिए, बराबर लगाया तो मैंने। और अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूं तो अब ये किसके लिए हो जाएगा? इरिवर्सिबल के लिए।
होगा या नहीं होगा, ये चीज निकाल ली। अब देखना अगर इन दोनों चिन्हों को मिलाया जाए तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। होगा या नहीं होगा। इसका मतलब जानते हैं क्या है, ds इज ग्रेटर देन का मतलब है कि समस्त ये दोनों चिन्ह का मतलब जानते हैं आप। जैसे अगर मैंने लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, या तो x का मान 2 से बड़ा है या x का मान 2 के बराबर है। या तो x का मान, दोनों एक चीज, दोनों दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल नहीं है। या तो x इज ग्रेटर देन 2 रहेगा या x इज इक्वल टू 2 रहेगा। ये ध्यान रखना, कभी भी जब मैंने दो चिन्ह, दोनों इनइक्वलिटीज एक साथ लगाई हैं, दोनों असमानताओं के चिन्ह एक साथ लगाए हैं, तो मेरे कहने का मतलब हमेशा ये रहेगा कि या तो इस पोजीशन पर x इज ग्रेटर देन 2 रख लो। अगर मान लो x का मान 3 से बड़ा है, सुनना मेरी बात, x का मान 3 से बड़ा है तो ये हो गया 2 इज ग्रेटर देन 3। ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। या फिर x का मान, अब ये ऐसा तो है, हो नहीं सकता कि ये एक साथ पॉसिबल हो जाए। क्या 2 और 3 एक दूसरे के बराबर है, नहीं। या तो और हाँ अगर बराबर वाला चीज लेनी है तो 2 बराबर 2, इस कंडीशन में कौन फॉलो होगा, इक्वल टू वाला फॉलो होगा। यानी कि अब ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना, या तो ये चिन्ह लगा सकते हो या ये चिन्ह, दोनों एक साथ लगाना। मेरा ये समझाने का मतलब ये, दोनों चिन्ह एक साथ आप नहीं लगा सकेंगे, तो इसलिए मैंने एक बार इसको ग्रेटर देन कराया, एक बार मैंने इसको इक्वल टू कराया। अब देखना इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एस सॉरी डी एस या तो ग्रेटर देन डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगा। ये जानते हैं किसके लिए है, ये है किसके लिए, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, यानी कि ये हमेशा ऑटो प्रोसेस के लिए आएगा काम। ऑटो प्रोसेस का मतलब स्वतः प्रक्रम के लिए काम आएगा। और अगर ds बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है तो इसका मतलब अब उत्क्रमणीय ना होकर ये कैसे होंगे, साम्य की शर्त को फॉलो करेंगे। उत्क्रमणीयता के लिए अनिवार्य और सबसे अनिवार्य शर्त है कि वो उत्क्रमणीय, साम्य की शर्त के लिए जरूरी है, आवश्यक, इफ एंड कोई कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट में तब होगी जब वो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करती होगी। अभी हम जब इसका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो मैं उसमें बताऊंगी कि जब भी कभी अगर मुझे साम्य की बात करनी होगी, वैसे तो आप पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की 5th यूनिट, जिसमें मैंने क्या, जिसने पढ़ा उसने पढ़ाया होगा कि हमेशा साम्य की कंडीशन क्या होती है, जब अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया का वेग इक्वल हो जाए। अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया का वेग इक्वल हो जाए तो मतलब क्या होगा, हमेशा ये साम्य को फॉलो करेगा। यानी कि और अगर साम्य को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली कैसा होगा, उत्क्रमणीय होगा। ये जो चिन्ह जो बराबर आया करता था वो क्या आ गया है, ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इसको किसके नाम से जाना जाता है, क्लासियस असमानता के नाम से। यहां से डेल्टा क्यू रिवर्सिबल निकालना, डेल्टा क्यू बराबर क्या आएगा, डेल्टा क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा। डेल्टा क्यू ग्रेटर देन टीडीएस, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से याद करो क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ज्ञात करो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। अब चूंकि मेरे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू, तो दोनों वो डिफरेंशियल कर देंगे, तो क्या आएगा, डीई बराबर डेल क्यू माइनस के डेल डब्ल्यू। आएगा कि नहीं आएगा, डेल क्यू की वैल्यू निकालोगे यहां से क्या आएगा, डीई प्लस के डेल डब्ल्यू। आएगा कि नहीं आएगा, डेल क्यू की वैल्यू यहां रखोगे तो क्या आएगा, डीई प्लस डेल डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टीडीएस। और यहां से क्या आएगा, डीई प्लस डेल डब्ल्यू माइनस के टीडीएस बराबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे बहुत काम आने वाली है आगे। ये इक्वेशन क्लैसियस असमानता के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, क्लैसियस असमानता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, आया या नहीं आया समझ में।
और भले टी को इधर लेके जाओ इसको, और बुक में जो आपको सॉल्व कर रखा है उसका दूसरा प्रोसेस ये सॉल्व कर रखा है, ऐसे कर रखा है इसको दूसरा। ये वाली इक्वेशन काम में ले लो, चाहे तो आप ये वाली इक्वेशन भी काम में ले सकते हो। कौन सी कौन सी? बस इसने क्या किया है, इसको पॉजिटिव में लेके चला गया है, बाकी कुछ नहीं किया इसने। देखो ऐसे किया है, ऐसे किया है। देखो यहां से आपका क्या आया, यहां से आपका आया जैसे डेल क्यू, क्या आया यहां से, डेल क्यू रिवर्सिबल ग्रेटर देन इक्वल टू टीडीएस आया कि नहीं आया इस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से आया टीडीएस। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू, दोनों वो डिफरेंशियल कर दोगी तो क्या आएगा, डीई बराबर डेल क्यू माइनस के डेल डब्ल्यू। ठीक है, यहां से आ गया। अब यहां से देखना, यहां से इसने कुछ नहीं किया है, यहां से इस टी को डीएस की वैल्यू देखो, यहां से डीएस बराबर क्या आएगा, डीएस यहां से देखो डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, सॉरी रिवर्सिबल रहने देना क्योंकि इरिवर्सिबल के लिए फॉलो होता है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू डीएस, डेल क्यू की वैल्यू यहां से क्या आएगी, डीई प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे तो क्या आएगा, डीई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन टी ग्रेटर देन इक्वल टू डीएस। यहां से क्या आया, डीई प्लस डेल डब्ल्यू माइनस के टीडीएस ग्रेटर देन इक्वल टू टीडीएस, और इसको चिन्ह को इधर ले जाओ। बात तो एक ही थी, चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशंस में से मुझे जिसकी जब जरूरत होगी मैं तब काम में लूंगी। कोई डाउट है क्या? सरल है, बहुत सिंपल है। कोई डाउट है क्या? आ गया या नहीं आया समझ में? आया या नहीं? अच्छे से आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सबको आ गया? आगे चलूं? बहुत गर्मी है भाई। आया या नहीं आया, हाँ या ना? मैम नोट्स कब तक प्रोवाइड होंगे? अरे नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करो मैडम। नोट्स नहीं भिजवाएगा इस यूनिट के? आज भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नहीं पहुंचे आज पहुंच जाएंगे। ये इक्वेशन क्लासियस असमानता के नाम से जानी जाती है कि जिस चीज को हम जिस चिन्ह को इक्वल टू मानकर चल रहे थे वो चिन्ह इक्वल टू ना होकर दरअसल में कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। क्योंकि हमारे पास सारे के सारे प्रक्रम उत्क्रमणीय नहीं हो सकते, तो वो प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होंगे, और अगर अनुत्क्रमणीय होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेटर देन का फॉलो होगा। और अगर किसी भी कंडीशन में हमें उत्क्रमणीयता फॉलो करवानी होगी तब हम इक्वल टू भी ले सकते हैं और ग्रेटर देन भी ले सकते हैं। अब देखना आगे चलें, 2-3 टॉपिक और बचे इस चैप्टर में। आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन, कोशिश करूंगी कि इसे कल और परसों की क्लास में इस चैप्टर को कल की क्लास में कल खत्म करवा के इस चैप्टर को परसों से स्टार्ट करेंगे हम। इसका थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखना आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन की बात करें तो इसमें डेरिवेशन है, डायरेक्ट पढ़ते हैं। चूंकि हम जानते हैं डीई बराबर क्या होता है बच्चों, सीवीडीटी। कोई डाउट तो नहीं है? डीई बराबर सीवीडीटी, कुछ पता है कि नहीं पता, ध्यान है? डीई अपॉन डी टी इक्वल टू सीवी होता है, ये तो पढ़ते आए हैं। तो अब देखना हम जानते हैं समीकरण ए से, याद करो समीकरण ए, मैंने कहा था बहुत काम आएगा। ds बराबर डीई अपॉन टी प्लस पीडीवी अपॉन टी, याद है या नहीं? याद है या नहीं? डीई का मान जरा इसमें रखना तो क्या आएगा, सीवी डी टी। हाँ, एक बार रिकनेक्ट करके वापस कनेक्ट होते हैं।